एक अंतिम संस्कार, लेकिन असर पूरी दुनिया पर। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता की विदाई के बाद पश्चिम एशिया में क्या बदलने वाला है? क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक घटना है या वैश्विक भू राजनीति का नया मोड़? आइए इस वीडियो में हम जानते हैं। पश्चिम एशिया युद्ध की मुख्य बात है। ईरानी सरकारी मीडिया के अनुसार ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता को दफना दिया गया है, यानी कि उनकी अब उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। ईरानी सरकारी मीडिया के अनुसार ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खमेनी को उनके गृह नगर मशहद के पूरे राजकीय सम्मान के साथ दफना दिया गया, यानी कि जो मशहद था उनका नगर, उसमें पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनको दफना दिया गया है। यह अंतिम संस्कार कई दिनों तक चला और इसमें लाखों लोग शामिल होने का दावा किया गया था। लेकिन यह केवल एक अंतिम संस्कार की खबर नहीं, बल्कि यह घटना पूरे पश्चिम एशिया यानी कि जो मिडल ईस्ट वाला क्षेत्र है उसकी राजनीति, सुरक्षा, तेल बाजार और इसके साथ ही अमेरिका ईरान संबंध, ईरान इजराइल संघर्ष और भारत के हितों को प्रभावित कर सकती है ये न्यूज़। अब हम देखें तो पश्चिम एशिया क्या है। पश्चिम एशिया वह क्षेत्र है जहां दुनिया के सबसे बड़े तेल और गैस भंडार गुजरते हैं, जहां से यानी कि हम इसमें मुख्य देश देखें तो ईरान, इजराइल, सऊदी अरब, इराक, सीरिया, लेबनान, कतर और यूएन और जॉर्डन, ये इसमें मुख्य देश पश्चिम एशिया में आते हैं। अब यह क्षेत्र महत्वपूर्ण क्यों है? दुनिया के लगभग 30% जो समुद्री तेल व्यापार है वो यहीं से गुजरता है। अब हम देखें तो जो हॉर्मुज जलडमरू वाला क्षेत्र है वो भी इसी में स्थित है। पश्चिम एशिया में ही हॉर्मुज जलडमरू वाला क्षेत्र स्थित है। दुनिया की बड़ी जो कई शक्तियां हैं वो यहाँ सक्रिय रहती हैं। आयतुल्ला अली खमेनी कौन थे? 1989 में ईरान के सर्वोच्च नेता जो यहाँ पर बने हुए थे, उनकी लगभग जो 37 वर्ष तक उन्होंने देश को का जो नेतृत्व है यानी कि वहाँ का शासन है वो चलाया। सेना, विदेश नीति, परमाणु कार्यक्रम, न्यायपालिका पर उनका जो अंतिम प्रभाव रहा करता था। अब राष्ट्रपति से भी अधिक शक्तिशाली जो पद है वहाँ के नेता जो रहते थे आयतुल्ला अली खमेनी, उनकी रहता था। अब हम देखें कि जो सर्वोच्च नेता हैं उनकी शक्तियाँ क्या थीं। ईरान के जो सर्वोच्च नेता होते हैं उनके पास शक्तियाँ रहती हैं। सेना के जो सर्वोच्च कमांडर हैं परमाणु नीति तय कर सकते हैं, विदेश नीति पर प्रभाव उनका रहता है, कार्यपालिका के प्रमुख जो भी नियुक्तियां होती हैं वो इनके अंदर होती हैं और उसके साथ ही सुरक्षा संस्थानों पर नियंत्रण रहता है। राष्ट्रीय नीतियों पर भी इनका ही नियंत्रण रहता है, यानी कि जो वहाँ के सुप्रीम लीडर होते हैं उनका ही नियंत्रण रहता है। इसलिए इनकी मृत्यु के यानी कि अगर हम देखें तो उनकी मृत्यु केवल एक नेता की मृत्यु नहीं होती है, बल्कि पूरी राजनीतिक ढांचे में बड़ा परिवर्तन आता है। यानी कि कोई जब नया नेता आएगा तो वो अपने तरीके से अपनी वहाँ की जो राजनीति है उसको चलाएगा। तो एक तरीके से अगर हम देखें तो एक नेता अगर बदलता है या उसकी मृत्यु होती है तो केवल एक नेता की मृत्यु ही नहीं मानी जाती है, बल्कि वहाँ के जो राजनीतिक ढांचे हैं उसमें बड़ा परिवर्तन आता है। अब अंतिम संस्कार कैसे हुआ? ईरान के जो सर्वोच्च नेता थे उनका अंतिम संस्कार कैसा हुआ? हम देखें तो ईरान सरकार ने राष्ट्रीय शोक घोषित किया। उसके बाद कई शहरों में अंतिम यात्रा निकाली उनकी और लाखों लोग इसमें उनके शामिल होने का दावा किया गया था। और अंत में मशहद में उनको दफनाया गया, यानी कि एक नगर था मशहद, वहाँ पर उनको राजकीय सम्मान के साथ दफना दिया गया। अब सरकार ने इसे इतना महत्वपूर्ण क्यों बना रही है, यानी कि उस वहाँ के जो सुप्रीम लीडर थे उनकी जो यहाँ पर अंतिम संस्कार है उसको इतना महत्वपूर्ण क्यों बना है? इसका उद्देश्य क्या है? सरकार को यानी कि सरकार जनता को एकजुट करना चाहती है, यानी कि युद्ध के बाद लाखों लोगों का जो मनोबल है वो यहाँ पर इसके जरिए बढ़ाना चाहती है। उसके साथ ही राजनीतिक स्थिरता को दिखाना, यानी कि पूरे देश को संदेश देना है कि सरकार मजबूत है और वहाँ के लोग अपनी सरकार को सपोर्ट करते हैं। उसके साथ ही नए नेतृत्व को स्वीकार करना, यानी कि जो सत्ता पर परिवर्तन हुआ है, नए नेता वहाँ पर आए हैं उसको स्वीकार करना और वहाँ की राजनीति में उनको कार्य करने की अनुमति, एक तरीके से अगर हम देखें तो वहाँ के प्रशासन को चलाने की अनुमति उनके पास हो। उसके साथ ही राष्ट्रीय भावना को मजबूत करना, यानी कि वहाँ के जितने भी लोग हैं उनके अंदर राष्ट्रीय भावना को मजबूत करना। अब समर्थन करने वाले तर्क क्या हैं, यानी कि पक्ष क्या हैं? जो यहाँ पर समर्थन करने वाले पक्ष हैं उनका मानना है कि उन्होंने ईरान की जो यानी कि ईरान को पश्चिमी दबाव से बचा है, अमेरिका और इजराइल के सामने झुकने से इनकार किया और उसके साथ ही परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है, क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ाया है। उसके साथ ही उनके अनुसार वे राष्ट्रीय सम्मान और स्वतंत्र विदेश नीति के प्रतीक थे, यानी कि जो आयतुल्ला अली खमेनी है वो एक स्वतंत्र देश नीति के प्रतीक थे। अब यहाँ पर आलोचक यानी कि जो यहाँ पर आलोचना करते हैं उनका क्या पक्ष है?
राजनीतिक स्वतंत्रता सीमित रही है, विदेशी जो विरोध प्रदर्शन है वो उन पर सख्ती रखी गई है और उसके साथ ही महिलाओं के अधिकारों पर प्रतिबंध लगाए हैं। पश्चिमी देशों में जो है के साथ जो तनाव है वो बहुत बढ़ने से अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है और उसके साथ ही जो प्रतिबंध है, प्रतिबंधों से महंगाई और बेरोजगारी भी जो है बढ़ी है ईरान में। अब अमेरिका का क्या दृष्टिकोण है? अमेरिका का कहना है कि ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है और वैश्विक सुरक्षा के लिए जो है चिंता का विषय है। क्षेत्रीय जो स्थल है यानी कि ईरान का जो क्षेत्रीय शस्त्र समूह है वो इसको समर्थन करता है, इसीलिए उस पर जो है आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाते हैं, यानी कि अमेरिका के द्वारा जो है इस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाते हैं। अब इजराइल का क्या दृष्टिकोण है? ईरान उनके लिए सबसे बड़ा जो सुरक्षा खतरा है वो यहाँ पर बना हुआ है। परमाणु कार्यक्रम से भविष्य में जो है खतरा बढ़ सकता है, इसीलिए वह ईरान की सैन्य क्षमता को सीमित करना चाहता है, यानी कि वो ये चाहता है कि ईरान जो है अपनी जो सैन्य क्षमता है उसको ना बढ़ाए ताकि वह जो है उसके लिए खतरा ना बन सके, यानी कि इजराइल के लिए जो है ईरान खतरा ना बन सके आने वाले समय में। अब हम देखें तो यहाँ पर ईरान का क्या दृष्टिकोण है? ईरान चाहता है, यानी कि ईरान का कहना है कि उसका जो परमाणु कार्यक्रम है वो शांतिपूर्ण तरीके से है, यानी कि वो अपना जो यहाँ पर परमाणु हथियार बनाया जा रहा है उसके द्वारा, तो वो एक शांतिपूर्ण तरीके से बनाया जा रहा है और उसकी अपनी सुरक्षा के लिए उसको बनाया जा रहा है। और अमेरिका और इजराइल उनकी संप्रभुता में हस्तक्षेप करते हैं, यानी कि अमेरिका और इजराइल के द्वारा जो है ईरान में हस्तक्षेप किया जाता है और उसके साथ ही उस पर अन्यायपूर्ण जो है प्रतिबंध लगाए जाते हैं, इसीलिए ईरान जो है अपनी आत्मरक्षा कर रहा है, ये यहाँ पर ईरान के द्वारा कहा जा रहा है। अब जो अरब देश हैं उनका क्या दृष्टिकोण है? संयुक्त जो अरब है, यूएन और अन्य देश जो है युद्ध नहीं चाहते हैं, वो यहाँ पर तेल व्यापार सुरक्षित रखना चाहते हैं, क्षेत्रीय स्थिरता चाहते हैं और अमेरिका और ईरान के बीच दोनों के बीच जो है संतुलित संबंध बनाए रखना चाहते हैं, यानी कि दोनों के बीच संबंध जो है वो अच्छे बने रहें। अब इसके साथ ही अगर हम देखें तो यूएन क्या क्या दृष्टिकोण है? यूएन लगातार अपील कर रहा है कि युद्ध को रोका जाए और बातचीत शुरू की जाए, नागरिकों की सुरक्षा जो है सुनिश्चित की जाए और उसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन किया जाए ताकि यहाँ पर वहाँ के नागरिक हैं उनकी सुरक्षा जो है सुनिश्चित हो सके। अब यहाँ पर जो विश्व की अर्थव्यवस्था है उस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? यदि तनाव बढ़ता है तो कच्चे तेल की कीमत जो है वो बढ़ सकती है और गैस महंगी हो सकती है और उसके साथ ही वैश्विक महंगाई जो है वो बढ़ सकती है, शेयर बाजार जो है प्रभावित हो सकता है, उसके साथ ही समुद्री व्यापार जो यहाँ पर है वो भी प्रभावित हो सकता है। अब इससे भारत पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? अगर हम देखें तो पॉजिटिव पॉइंट, यदि शांति बनी रहती है तो यहाँ पर ऊर्जा सुरक्षा यानी कि ऊर्जा आपूर्ति है वो सुरक्षित रहेगी, लेकिन अगर यहाँ पर तनाव बढ़ता है तो क्या होगा कि जो है पेट्रोल डीजल के दाम जो है महंगे हो सकते हैं, भारत का जो आयात बिल है वो यहाँ पर बढ़ सकता है, इसके साथ ही खाड़ी देशों के में काम करने वाले जो भारतीय लोग हैं वो यहाँ पर प्रभावित हो सकते हैं, उसके साथ ही भारतीय निर्यात पर भी इससे असर पड़ सकता है, यानी कि जो भारत का निर्यात है उस पर भी असर देखने को मिल सकता है। अब क्या युद्ध और बढ़ सकता है? इसके क्या संकेत हैं यहाँ पर? सबसे पहले अगर हम देखें तो कारण क्या है, यानी कि युद्ध क्यों बढ़ सकता है? मिसाइली हमले, परमाणु विवाद और अमेरिका ईरान तनाव और इजराइल और ईरान संघर्ष, उसके साथ ही प्रॉक्सी वॉर, इन कारणों से जो है युद्ध बढ़ सकता है। लेकिन कई देश जो है बातचीत के जरिए तनाव कम करने की कोशिश भी कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर ये चाहते हैं कई देश कि इन दोनों देशों के बीच में जो तनाव चल रहा है वो यहाँ पर खत्म हो जाए। अब हम देखें तो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या पॉइंट्स जो है इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखें तो ईरान की राजधानी तेहरान, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके साथ ही वहाँ की जो मुद्रा है ईरानी रियाल, उसके साथ ही वहाँ के सर्वोच्च नेता जो कि सुप्रीम लीडर थे वो ईरान के सर्वशक्तिशाली, यानी कि वहाँ के जो नेता होते हैं उनके पास सबसे शक्तिशाली पद होता है ये सुप्रीम लीडर का। उसके साथ ही जो मशहद है वो यहाँ पर इमाम रजा की जो दरगाह होती है उसके लिए प्रसिद्ध है ये। इसके साथ ही यहाँ पर ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है, यानी कि जो हॉर्मुज जलडमरू वाला क्षेत्र है, यानी कि विश्व के लगभग 20% जो समुद्री तेल व्यापार है मार्ग है वो यहीं से होकर गुजरता है। उसके साथ ही हम देखें तो ईरान का एक जो सदस्य है OPEC, ये सदस्य भी एक इम्पोर्टेंट है, इसको भी देख लेना आप लोग। उसके साथ ही IAEA, यानी कि ईरान के जो परमाणु कार्यक्रम है जिसकी निगरानी के लिए जो है संस्था बनाई गई है, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके साथ ही ईरान, इजराइल, फारस की खाड़ी और हॉर्मुज जलडमरू वाला जो क्षेत्र है उसकी जो मैपिंग है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको भी देख लेना आप लोग, ठीक है। उसके बाद ही अगर हम देखें तो जो मेंस के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, GS पेपर 2 में ईरान भारत के जो संबंध हैं वो, और पश्चिम एशिया की भू राजनीति, भारत की संतुलित विदेश नीति और यहाँ पर जो संयुक्त राष्ट्र की भूमिका है वो भी यहाँ पर देख लेना।
जीएस पेपर 3 के लिए भारत की ऊर्जा सुरक्षा, कच्चे तेल की जो कीमत है उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, और उसके साथ ही समुद्री व्यापार और हार्मोन जलवायु का महत्व, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, ये जो पॉइंट हैं वो यहाँ पर मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। आयतुल्ला अली खमेनी की अंतिम संस्कार केवल एक धार्मिक या राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं था, बल्कि यह पश्चिम एशिया की बदलती राजनीति, ईरान के जो सत्ता परिवर्तन है, अमेरिका, इजराइल, ईरान और संबंधों में जो तनाव है वो इसके साथ ही अगर हम देखें तो वैश्विक तेल बाजार और भारत की जो ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ी एक महत्वपूर्ण घटना है। आने वाले समय में एक नए नेतृत्व के लिए जो निर्णय है वो पूरे क्षेत्र की स्थिरता और वैश्विक राजनीति को प्रभावित कर सकता है। यानी कि अगर ऐसा होता है कि यहाँ पर जो तनाव है वो बढ़ता है तो पूरे देश की जो यहाँ पर राजनीति है उस पर असर देखने को मिल सकता है। तो आपको क्या लगता है? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके साथ ही अगर आप इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उसको ज्वाइन कीजिए और चैनल से जुड़ी जो भी अपडेट चाहिए वो आपको उस पर मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।